अक्षय कुमार एक बार अपनी ओवरऑलिंग करवाने आयुर्वेदा के केंद्र में गए थे और उसके बाद उन्होंने एक चीज कही थी। उन्होंने, आप गूगल कीजिएगा, उनका ये कोट सामने आ जाएगा, राइट। तो वो ये कहते हैं कि हर इंसान को 6 महीने में अपना एक बार पंचकर्मा जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि दिस इज आवर बायोलॉजिकल कार। हमारा जब फोन हैंग होने लगता है, काम नहीं करता है, तब हम फोन को रिबूट करते हैं, फिर वो अच्छे से काम करने स्टार्ट कर देता है। ठीक उसी तरह बॉडी को भी रिबूट की जरूरत है, तो पंचकर्मा यही है। एग्जैक्टली। डॉक्टर कभी ये नहीं कहता है कि ये मेरा प्रोफेशन है। डॉक्टर हमेशा क्या कहता है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। इट्स वेरी साइंटिफिक। हाँ, और मोस्टली कोई अगर क्वेश्चन भी करते हैं ना कि आप कहाँ, ये नहीं कहते कि आप कहाँ काम करते हो या कुछ, आप कहाँ प्रैक्टिस करते हो। सो बट किसी ने ये नहीं सोचा ना कि इसको प्रैक्टिस क्यों बोलते हैं। आयुर्वेद में एक सब्जेक्ट होता है, उसको स्वस्थ वृत्त कहते हैं। सो उसमें आपको हर चीज, इवन कि आपको ब्रश कैसे करना है, बहुत छोटी बात है ना, बहुत छोटी बात है, लेकिन ब्रश कैसे करना है। अब्रेजन्स हो जाते हैं ना, सब लोग फिर डेंटिस्ट के पास भागते हैं। तो अगर आपकी ब्रशिंग की टेक्निक, वो भी आयुर्वेद सिखाता है। जैसे दही की बात निकली, मैं ये जानना चाहूंगी कि जो एलोपैथी में जो डॉक्टर्स हैं वो दही को एज ए वो प्रोबायोटिक यूज करते हैं, दही को बहुत ही सुपर फूड में भी वो इंक्लूड करते हैं। और जहां तक मैं सुनी हूँ कि आयुर्वेदिक में दही को अच्छा फूड नहीं मानते। नहीं, यू आर रॉन्ग। 8-9 महीने पहले मेरे पास एक पेशेंट आया था। वो वाज अ यंग बॉय, 21-22 ईयर्स का था, और उसको ये कॉम्प्लेक्स हो गया था कि मैं सेक्सुअली इनएक्टिव हूँ। उस बच्चे ने अपनी माँ का मर्डर क्यों किया? उस बच्चे ने अपनी माँ का मर्डर सिर्फ इसलिए किया, मदर को कुछ काम था, उसने कहा ठीक है तू ये बर्तन, डिशेस वगैरह क्लीन कर देना, बर्तन कर देना, मैं कुछ काम करने जा रही हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे किचन में ही एक हिडन हॉस्पिटल छुपा हुआ है, तो क्या आप बिलीव करेंगे? थोड़ा बहुत हाँ, थोड़ा बहुत ना, लेकिन हाँ, बताओ कैसे। और अगर मैं आपसे कहूँ कि अदरक सिर्फ चाय के स्वाद नहीं बढ़ाता है, बल्कि हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, तो आप बिलीव करेंगे? समथिंग हाँ। तो चलिए, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, आयुर्वेदा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ आज एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। तो चलिए हम अब शो पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूँ रियांका ओझा और मेरे को होस्ट मैं हूँ मृत्युंजय ओझा, और हम आज माइक पे इंडिया के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आप लोग मिलवाने जा रहे हैं एक बहुत ही खास मेहमान के साथ, जो डॉक्टर अजयिता के साथ। तो चलिए उनसे मिलते हैं और उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। बातचीत काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, सो पूरा पॉडकास्ट देखे बिना मत जाइएगा। मैम, आज तो हम आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ ये कि मैं आजकल देख रहा हूँ कि इंस्टाग्राम रील पे, फेसबुक पे, इवन हर जगह एक चीज़ स्प्रेड हो रहा है, आयुर्वेद में पंचकर्मा कुछ करके है। तो थोड़ा सा मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, अच्छे से डिटेलिंग बताइए कि ये पंचकर्मा है क्या। सो आपके इस क्वेश्चन से पहले मैं एक आयुर्वेद का आपको कोट बताना चाहूंगी कि बेसिकली आयुर्वेद होता क्या है। यस, एक्चुअली ये मेरा क्वेश्चन है कि आप मतलब कि ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं ये सोची थी कि मैं आपसे ये पूछूंगी कि अगर आयुर्वेदा को हमें एक्सप्लेन करना हो एक लाइन में, तो आप कैसे करेंगे? संस्कृत का एक कोट बोलूंगी जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, और वही शास्त्र हमें मतलब डिग्री देते हैं। तो हमें काफ़ी सारी संहिताएं पढ़नी होती हैं और उन्हीं संहिताओं में ही पूरा लाइफ का ज्ञान है। सो आयुर्वेद का मतलब क्या है? हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य मानम च यत्र उक्ते आयुर्वेद स उच्यते। कहने का मतलब क्या है कि जिस ग्रंथ में हितायु, सुखायु, दुखायु, इसका प्रॉपर मान और प्रमाण जहां पे जिसकी व्याख्या की गई है उसे आयुर्वेद कहते हैं। सो कोई भी मॉडर्न साइंस लाइफ की इतनी अच्छी डेफिनेशन देके एक ग्रंथ नहीं बना सकती जो हमारे मतलब 5000 ईयर्स अगो जो हमारे ऋषि मुनियों ने बना दिया। सो जैसे अब आपका क्वेश्चन था कि पहले आपका क्वेश्चन कि आयुर्वेद का महत्व क्या है, माने क्या है आयुर्वेद। तो एक तो हो गया ये ग्रंथ है जहां पे ये सब प्रमाण लिखे हैं, और आयुर्वेद क्या है? सम दोष सम धातु सम अग्नि मल क्रिया स्वस्थस्य स्वस्थ आत्मन प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना।
स्वस्थ के सम दोषा सम धातु मल क्रिया, माने कि जहां पे जिस ग्रंथ में जहां पे हमें ये बताया जाता है कि आपकी एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जिस प्रमाण में सम्यक रूप से होनी चाहिए वो स्वस्थ है। और इसको कौन डिफाइन करता है? आयुर्वेद। सो ये आयुर्वेद है। अब आपका तीसरा सवाल कि पंचकर्मा क्या होता है जी। सो पंचकर्मा के लिए एक मैंने अपने एक डिफरेंट पॉडकास्ट में एक बहुत अच्छी ब्रदर मुझसे जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने ये क्वेश्चन बोला था कि आयुर्वेद में जो पंचकर्मा है ये क्या स्ट्रेस रिलीविंग है, ये क्या रिजुविनेशन करता है, कि ये पंचकर्मा आपको सिर्फ डिजीज बेसिस पे हेल्प करता है। तो अक्षय कुमार एक बार अपनी ओवरऑलिंग करवाने आयुर्वेदा के केंद्र में गए थे और उसके बाद उन्होंने एक चीज कही थी, उन्होंने, आप गूगल कीजिएगा, उनका ये कोट सामने आ जाएगा, राइट। तो वो ये कहते हैं कि हर इंसान को 6 महीने में अपना एक बार पंचकर्मा जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि दिस इज आवर बायोलॉजिकल कार, राइट। इसको बॉडी रिबूट भी बोल सकते हैं, इसको बॉडी रिबूट बोल सकते हैं आजकल की लैंग्वेज में। वेरी 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 नाइस वर्ड व्हाट यू यूज। आई यूज दिस वर्ड फॉर मेंटल रिबूट, जहाँ पे बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। सो उसकी रिबूटिंग करने के लिए वी कॉल पेशेंट्स इन आवर सेंटर। तो अक्षय कुमार ने भी यही बोला था और मैं तो सदा से 25 सालों से अपने क्लिनिक में यही बोलती आ रही हूँ कि अगर आपको अपनी इस बायोलॉजिकल कार को चलते रहने देना है विद वेलनेस एंड फॉर द लॉन्जिविटी, तो आपको साल में हर इंसान को, आपको नहीं भी कोई बीमारी है ना, तब भी आपको 1 वीक का पंचकर्मा जरूर करवाना चाहिए, बिकॉज इट डिटॉक्सिफाइज योर बॉडी, इट डिटॉक्सिफाइज योर माइंड। जैसे हमारे ऑडियंस जो भी है यंगस्टर्स हैं, हमारे एज के हैं, तो जैसे भी उन्हें एक मोबाइल की जो लैंग्वेज है ना वो अच्छे से समझ में आती है, तो हम इसलिए रिबूट वर्ड यूज़ किए ताकि उन्हें समझ में आए कि ये रिबूट, अगर हम बॉडी के भी रिबूट करते, जैसे हम फ़ोन के रिबूट करते हैं, राइट। हमारा जब फ़ोन हैंग होने लगता है, काम नहीं करता है, तब हम फ़ोन को रिबूट करते हैं, फिर वो अच्छे से काम करने स्टार्ट कर देता है। ठीक उसी तरह बॉडी को भी रिबूट की ज़रूरत है, तो पंचकर्मा यही है। एग्जैक्टली, बिकॉज जैसे आपने बोला कि गैजेट की एडिक्शन किसको नहीं है, सबको है। हम किसी सोशल गैदरिंग में भी जाते हैं तो हम 4 लोग अगर बैठे होंगे तो 3 के सिर नीचे होंगे, हार्डली एक इंसान होगा जो एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर रहा होगा। हर कोई इस वर्चुअल वर्ल्ड में इतना खो गया। सो अपने सिस्टम को शट डाउन करने के लिए, बिकॉज इसमें से इतना डाटा है ना, आप वो डाटा अब्सॉर्ब करते जा रहे हो, कहीं आपको हेल्थ का डाटा मिल गया, कहीं स्पोर्ट्स का डाटा मिल गया, कहीं मतलब क्राइम का डाटा मिल गया, और it's a human psychology, it's a medically proved, scientifically proved कि human psychology first grabs what? Negativity. तो मतलब क्राइम की तरफ ज्यादा ध्यान जाएगा, मतलब हर उल्टी चीज की तरफ ज्यादा ध्यान जाएगा। तो टेस्टिंग होती हुई है। एग्जैक्टली। तो आपके माइंड में जो हार्मोन्स हैं, जो वेलनेस का हार्मोन है, वो सिक्रीट होना धीरे धीरे बंद हो जाता है। सेरोटोनिन नहीं सिक्रीट होगा, सेरोटोनिन नहीं सिक्रीट होगा तो मतलब आपके अंदर हैप्पी हार्मोन नहीं बनेगा, एंडोर्फिन नहीं बनेगा। एंडोर्फिन नहीं बनेगा तो आप स्ट्रेस में जाओगे, आप डिप्रेशन में जाओगे, आप एंजाइटी में जाओगे। तो जब हम पंचकर्मा की बात करते हैं, सो पंचकर्मा इज बेसिकली व्हाट? टू शट डाउन योर सिस्टम्स। ओके, shut down your systems for the rejuvenation. Now it has got 2 components. हमने एक तरफ से आपके सिस्टम को शट डाउन किया, दूसरी तरफ से हम उसकी रिजुविनेशन कर रहे हैं। तो माने जितना आपका ओवर एक्सपोजर हुआ, जितने आपके माइंड सेल्स नेगेटिवली एक्टिवेट होते चले गए, तो माने आप जब स्ट्रेस एंड एंजाइटी में जाओगे आपका बेली फैट इंक्रीज होगा। क्यों होगा? बिकॉज कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज करेगा। तो आपने ये देखा होगा कि जितने भी स्ट्रेस का पेशेंट होगा, एंजाइटी का पेशेंट होगा, डिप्रेशन का पेशेंट होगा, वो स्टार्टिंग में वेट लूज करेगा, लेकिन स्लोली स्लोली वो वेट गेन की तरफ ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसकी जो एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो मेटाबॉलिज्म है, वो स्लो होता चला जाएगा। तो हैप्पी हार्मोन नहीं है ना। तो इसलिए ये पंचकर्मा तो बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं, कुछ सीरीज होती है ट्रीटमेंट्स की। पंच माने 5, कर्मा माने कर्म। सो 5 कर्मों का एक समन्वय होता है, मतलब 5 कर्मों को हम इकट्ठा मिक्स करके डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट। लेट्स से अगर मैं आपका एग्जांपल ले लेती हूँ, आप थिन एंड लीन है, राइट? आप
बट आपका मेंटल एग्जॉशन है, करेक्ट? करेक्ट। राइट, सो दिस इज व्हाट एज अ डॉक्टर जो हम एक पर्सन को देख के, आयुर्वेदिक डॉक्टर स्पेशली, राइट, कि आपका क्या कैरेक्टर स्केच है जी, जी। वो हम एक माइंड में फ्रेम कर सकते हैं। बाकी जो कसर है वो हम पल्स देख के करते हैं, नाड़ी देखकर, ठीक है। सो अगर आपको किसी ने जेन्युइनली ऐसे देखा तो आपको हमेशा कॉम्प्लीमेंट करेगा, भाई फिट हो, है ना, और जिसकी आपको आदत भी पड़ गई है सुनने मोस्टली ऐसे ही सब कम्प्लीमेंट करते हैं कि वो बहुत फिट हो, हेल्दी हो, ऐसे। सारे लोग कहते ही हैं। थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे, सुमित जी भी वही बोल रहे थे कि नहीं आप हाँ, so वो हो गया आपका फिजिकल पर्सोना। फिजिकल पर्सोना हाफ है एज पर आयुर्वेदा। वो 10 on 10 कब होगा? जब उसमें मेंटल पर्सोना की हेल्थ आएगी। एक मैंने संस्कृत का कोट बोला था ना, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थिति अभ्यदीते, माने जिसकी इंद्रियां भी प्रसन्न होगी, आत्मा भी प्रसन्न होगा, मन भी प्रसन्न होगा, उसी को स्वस्थ बोलेंगे। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा रुकना चाहता हूँ, टॉपिक से थोड़ा सा अलग जाना चाहता हूँ। मैक्सिमम डॉक्टर से अभी तक जितना मैंने मिला हुआ है, आज के जो डॉक्टर उनके पास तो इतनी अच्छी संस्कृत की जानकारी होती ही नहीं है। आपने बड़ा अच्छा मतलब संस्कृत भी बड़े मतलब शुद्ध बोल रहे हो आप, और सुनने में भी अच्छा लग रहा है। तो इसके पीछे भी कोई स्टोरी है क्या कि संस्कृत की नॉलेज है? क्योंकि हमारा टॉपिक थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, वो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक ट्रू आयुर्वेदिस्ट जो होगा, हमारी जो टेक्स्ट बुक होती है, संहिताएं होती हैं, वो सारी संस्कृत में ही है। तो आयुर्वेदा की जितने भी बुक्स है वो आई थिंक संस्कृत में है। फिर उनकी व्याख्या होती है नीचे, राइट। सो इसको बोलते हैं सूत्र, आयुर्वेदा में इसको बोलते हैं सूत्र। अगर आपने सूत्र ध्यान से पढ़ा है तभी आप उसकी व्याख्या को अपने माइंड में रख पाओगे, और वो जो सूत्र है वही आपको एक कंप्लीट नॉलेज देता है कि आपके सामने जो बैठा है, पेशेंट जैसे बैठा है, कि उस पेशेंट का आप मेंटल एंड फिजिकल पर्सोना गेस कर सकते हो। तो मैं संस्कृत का फिर ट्रांसलेट करना भी थोड़ा मुश्किल है। नहीं, उसमें हमारी जो संहिताएं हैं उनके हर सूत्र के नीचे उसकी व्याख्या दी गई होती है। लेकिन उस व्याख्या को भी फर्दर, मतलब उस एक्सप्लेनेशन को भी फर्दर इलेबोरेट करना, उसी को हम बोलते हैं कि आपको सेल्फ स्टडी करते रहना चाहिए। हमारा प्रोफेशन एज अ डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपकी स्टडीज कभी भी पूरी नहीं होती। आप मतलब इसीलिए डॉक्टर कभी ये नहीं कहता है कि ये मेरा प्रोफेशन है। डॉक्टर हमेशा क्या कहता है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। इट्स वेरी साइंटिफिक। हाँ, और मोस्टली कोई अगर क्वेश्चन भी करते हैं ना कि आप कहाँ, ये नहीं कहते कि आप कहाँ काम करते हो, आप कहाँ प्रैक्टिस करते हो। सो बट किसी ने ये नहीं सोचा ना कि इसको प्रैक्टिस क्यों बोलते हैं। ये तो वोग है। ये मुझे पता है क्योंकि मेरे बैकग्राउंड मेडिकल से ही है। मैं जो ऑनर्स कर रही हुई हूँ, तो इसलिए मुझे ये चीजें, मतलब मेडिकल की तैयारी मैं भी की थी, तो ये मुझे पता है कि डॉक्टर के साथ ये प्रैक्टिस बड़ी, क्योंकि वो हर एक पेशेंट के साथ अपने जो उन्होंने पढ़ाई की हुई है वो प्रैक्टिस करते हैं। सो उसी प्रैक्टिस से अब कोई ऐसा भी होता है कि कोई केस ऐसा आ गया। अभी मेरे पास 3 दिन पहले एक बिलासपुर दाड़ला घाट, आपने नाम सुना थोड़ा, इंटीरियर में, वहां से एक पेशेंट आए। वो पेशेंट इज लाइक वेरी इकोनॉमिकली वेरी साउंड पेशेंट, लेकिन प्रोफेशन जिस प्रोफेशन में हुआ है, उस प्रोफेशन में वो इतना तल्लीन हो गए कि उन्होंने अपने बॉडी को ध्यान नहीं दिया। अब वो जब मेरे पास आए, उनके पाँव में इतनी, मतलब एक पाँव इतना स्वेलअप हो चुका है। हाँ, श्लीपद बोलते हैं। वैसे श्लीपद इज नॉट द राइट वर्ड, मैं उस केस के लिए श्लीपद नहीं बोलूंगी, वो एक अगेन टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि आपने पॉडकास्ट से पहले बोला था, वो हमारी एक टर्मिनोलॉजी है। सो उसमें पाँव इतने बड़े बड़े हो चुके हैं और उनके ना जो लोअर लिम्स हैं वो बिल्कुल काम करना बंद हो गए हैं। तो अब वो ना चल सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, तो यूरिन का भी उनको कैथेटर भी लगा हुआ है। तो जब आप अपने लाइफस्टाइल को अपने प्रोफेशनल लाइफस्टाइल के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं रखोगे तो पैसा तो भले ही कमा लोगे, लेकिन उस पैसे के से फिर आप सेहत नहीं खरीद सकते ना। आयुर्वेद तो आपको यही समझाता है कि आयुर्वेद क्या कहता है कि आपको समन्वय माने बैलेंस कैसे करना है। अब आजकल का जमाना क्या है, भाग दौड़ का है, फास्ट पेस लाइफ है। मैं भी पहले पेशेंट देखा, फिर मैं इधर आई, फिर मैं
वापस जाऊंगी तो मैं वहां पे अपने और काम करूंगी, अपने क्लिनिक में जाऊंगी, कुछ काम करूंगी, अपने बैकएंड के काम करूंगी, अपने वेबसाइट का काम करूंगी। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स एसोसिएटेड विद वन पेशेंट। तो आप इसको न्यूट्रलाइज कैसे करोगे? ये तो सारा टॉक्सिन है जी। आप उसका बाई प्रोडक्ट क्या है? आपको तनाव तो होगा ही होगा। आप कह ही नहीं सकते कि भाई मुझे काम का स्ट्रेस नहीं होगा, वो तो होगा ही होगा। लेकिन वो स्ट्रेस क्या आपको खराब करेगा या नहीं करेगा, ये आपके हाथ में है। तो आपकी दिनचर्या, वो भी आयुर्वेद बताता है। आपकी रात्रिचर्या, वो भी आयुर्वेद बताता है। आपका खान पान कैसा होना चाहिए, वो भी आयुर्वेद बताता है। आपका व्यायाम कैसा होना चाहिए, वो भी आयुर्वेद बताते हैं। तो मुझे बताओ आयुर्वेद क्या नहीं बताता? बिल्कुल, बेसिकली आयुर्वेद हमें हर एक चीज बैलेंस करना सिखाता है। यस, राइट, यस। बैलेंस करना हमें बताता है कि हम कैसे अपने काम के साथ साथ अपने हेल्थ को भी बैलेंस कर सकते हैं। और जब तक हेल्थ बैलेंस नहीं होगा तब तक बाकी और कोई मैटर नहीं करते। मतलब कि आप कितना भी कमा लोगे, कुछ भी कर लोगे, कितना भी ऊंचाई पे आप पहुंच जाओ, लेकिन आप उस सक्सेस का, उस पैसे का करोगे ही क्या, लेकिन अगर आप पेट पे ही पड़े हो तो। राइट, एग्जैक्टली। अगर मैं पेट पे ही पड़ी हूँ तो मैं इस सक्सेस का, इस पैसे का, इस फेम का मैं करूंगी क्या? एग्जैक्टली। सो मैं तभी अपना सक्सेस, अपना पैसा, अपना फेम तभी मैं एंजॉय कर पाऊंगी जब मैं खुद मन से भी, तन से भी, जब मैं फिट एंड हेल्दी रहूंगी। एग्जैक्टली। सो इसीलिए जो लाइफस्टाइल की जो डिस्क्रिप्शन है आयुर्वेद में, एक सब्जेक्ट होता है, उसको स्वस्थ वृत्त कहते हैं। सो उसमें आपको हर चीज, इवन कि आपको ब्रश कैसे करना है, बहुत छोटी बात है ना, बहुत छोटी बात है, लेकिन ब्रश कैसे करना, अब्रेजन्स हो जाते हैं ना, सब लोग फिर डेंटिस्ट के पास भागते हैं। तो अगर आपकी ब्रशिंग की टेक्निक, वो भी आयुर्वेद सिखाता है। अच्छा मैम, आपके घर में अगर कोई क्विक बीमार पड़ जाता है, जो आजकल बहुत, कभी सर्दी जुकाम काफी तेज हो गया, चाहे फीवर हो गया, चाहे कोई ऐसा चीज हो गया बहुत तेज हो गई, एकदम से जो चीजें होती है एकदम से हो भी जाता है, एकदम से ठीक भी हो जाता है, तो उसको फिर आप एकदम से कैसे देखते हैं? मतलब आयुर्वेद या एलोपैथ कैसे? नहीं, ऐसे नहीं होता है। सो बेसिकली आई एम अ हार्डकोर आयुर्वेदिस्ट, राइट? बट ये नहीं कि मैं एलोपैथी के अगेंस्ट हूँ। और हमारे पास ऐसे कितने पेशेंट्स आते हैं जो खुद एलोपैथी डॉक्टर हैं, वो भी हमारे पास आते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आयुर्वेदिस्ट हूं तो मैं एलोपैथी नहीं यूज करूंगी, या मेरे पास कोई एलोपैथ डॉक्टर्स हैं जो मेरे पेशेंट्स हैं वो आयुर्वेद नहीं यूज करेंगे। जो आपका क्वेश्चन है, अगर बहुत एक्यूट इमरजेंसी है तो नेचुरली आपको उस टाइम उसको फिक्स करने के लिए आपको इमीडिएट सोर्स की जरूरत पड़ेगी, विच नो डाउट इज एलोपैथी। बट अगर आपके नॉर्मल कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपको बहुत ज्यादा स्नीजिंग की प्रॉब्लम है, आपको हेडेक हो गया, आपको सर्दी जुकाम हो गया, आपको फीवर हो गया, या एकदम से आपका, बहुत टाइम से ऐसा भी होता है कि किसी का एकदम से बीपी शूट हो जाता है, तो उसको हम आयुर्वेद से ठीक कर सकते हैं। You can say that time you go with allopath. No, I am saying if this is acute emergency, Okay. acute abdomen ही हो गया तो आपको एलोपैथी में जाना पड़ेगा, आपको ड्रिप लगाना ही पड़ेगा। डिहाइड्रेशन हो गई तो आपको वो सलाइन डालना ही पड़ेगा, राइट? लेकिन अगर बुखार हो गया, हेडेक हो गया, तो आप क्यों छोटी छोटी चीज पर दवाई खाओगे? जैसे सीजनल चेंजेस की वजह से जो प्रॉब्लम आती है बच्चों में, सर्दी जुकाम, कि एक तरह से कि आयुर्वेद और एलोपैथ में अगर कंपेयर करें तो मतलब कि आयुर्वेद जो थोड़ा काम तो बहुत अच्छा करता है लेकिन स्लो करता है। नहीं, सो इट इज अ मिथ कि आयुर्वेद स्लो काम करता है। बहुत बड़ा मिथ है। कहते ही बातें ये कि आयुर्वेद में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि यार इसके तो मैं करूंगा तो 1 साल लग जाएंगे, ऐसा 5 साल थोड़ी, लग जाएंगे। नो 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 नो, ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक पेशेंट आया जो कि मेरी एक्सपर्टीज है कि उसका घुटना चलना बंद हो गया, घुटने में पेन हो गया, हाँ, और मैंने उसका एक्सरे देखा, उसमें 1st डिग्री एंड 2nd डिग्री का ऑस्टियोआर्थराइटिस एस्टैब्लिश हो चुका है। तो इसमें अगर मैं कहूं कि हाँ मैं पंचकर्म से उसको ठीक कर सकती हूँ, जो कि मेरे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स भी हैं कि जहां पे मैंने ऐसे केसेस ठीक किए हैं, तो इसमें आपको एलोपैथी क्या करेगा? एलोपैथी आपको पेन किलर देगा ना, राइट? पेन किलर देगा ना, तो वो पेन किलर आपने 4-5 घंटे उसने काम किया, उसके बाद क्या? भाई डिजीज तो अंदर है ना, आपका जो डिजेनरेशन है वो तो अंदर है। तो पेन किलर ने आपको पेन तो सबसाइड कर दिया, बट फॉर सम टाइम, इट्स नॉट फॉर द परमानेंट। तो फिर क्या करोगे? फिर पेन किलर खाओगे,
तो एलोपैथी मतलब क्विक काम करती है, आयुर्वेद लेट काम करता है, ऐसा नहीं। मतलब कि वो पेन है, हमने इंजेक्शन लिया तो उसको वहां से उस टाइम के लिए फील suppress कराना कर- बंद करा एग्जैक्टली, क्योंकि उसने उसका सिनेप्सिस को बंद कर दिया ना। आपको दर्द हो रहा है, बस आपको फील नहीं हो रहा है। आपके अंदर वो इन्फ्लेमेशन है, बट उसका सिग्नल आपके माइंड पे नहीं जा रहा है। एग्जैक्टली, मैं भी तो वो सिग्नल को तोड़ दिया, उस पेन किलर ने क्या किया, उस सिग्नल को तोड़ दिया। हो ही रहा है। हाँ, लेकिन अंदर प्रॉब्लम तो आई, प्रॉब्लम तो खत्म एग्जैक्टली। नहीं होता। तो अगर यही पेशेंट मैंने एलोपैथी से, सॉरी, आयुर्वेदा से ठीक करना है, तो हम इसके ऊपर वो आना तो पड़ेगा पेशेंट मेरे पास, तो उस पे हम कुछ पंचकर्मा का ट्रीटमेंट करेंगे, मैं कुछ उनके मर्मा चिकित्सा करूंगी, इमीडिएट रिलीफ है। तो हम बैक टू अब वहां जाते हैं जहां आप इनका कुछ देख रहे थे कि हाँ ये हेल्दी है, ऐसे दिख रहा है, लेकिन मेंटली कुछ रहा है। जो आप Yeah. एक्सप्लेन करिए। सो जैसे मैं आपको कॉम्प्लीमेंट कर रही थी कि आपको नो डाउट बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि आप फिजिक अच्छी है, एज पर एज आप तो भाई ठीक लगते हो, है ना, इतनी एज में आपने ऐसे अपने को फिट रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से आप फिट नहीं हो। ओके, फिजिकली फिट हो, बट मेंटली यू आर टू एग्जॉस्टेड। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा है, राइट। राइट। तो आपके माइंड में मतलब विच इज गुड, प्रोफेशनली आपको एक्टिवेटेड रखता है, आपको कीप गोइंग रखता है, लेकिन वो आपके मेंटल पर्सोना का जो इफेक्ट है वो स्लोली आपकी बॉडी पे आएगा, और 100% आएगा। अभी बताती हूँ कैसे आएगा। अब मैं थोड़ा बोलूं। यस। इसमें सबसे अच्छा जो चीज आपने बोली ना, वो कि मतलब विजुअलाइजेशन बोलते हैं, जैसे फिल्म बोलते हो, हमेशा दिमाग में वो चलता रहता है। वाकई ये 110% करेक्ट है ये। Yes. और मैं कभी कभी इन सब चीजों से मतलब इतना दुखी हो जाता हूँ। दुखी जाता हूँ कभी, नहीं तो मैं, मेरा नाम मतलब निकनेम मेरा चंचल है, तो मैं ऑब्वियस सी बात है, जब बचपन में कुछ चंचलता हो तभी माँ बाप ने नाम रखा हुआ, तो मैं चंचल रहता हूँ हमेशा। तो कभी घर पे चुप बैठ गया तो सबसे पहले मैसेज रीड करती है, क्या बात है, क्या हो गई, तो हाँ, वही चीज है, बात कुछ जब नहीं इनके होता। वो माइंड में काफी ज्यादा थॉट प्रोसेस चलता है ना, तो ये बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, तभी मुझे समझ में आ जाता है कि साइलेंट हुए, मतलब कि इसके पीछे जरूर बेसिकली ना आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बियॉन्ड एक्सेस है, और उसके पीछे भी आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। Okay. लेकिन उससे पहले ये एक्सप्लेन करूंगी कि दिस विल, जो ये आपका जो थॉट प्रोसेस है, ये आपकी स्लीप क्वालिटी को डिटेरियोरेट करेगा, आपको एसिडिटी करेगा, और हो सकता है आपको एसिडिटी, थोड़ा ब्लोटिंग, गैस होती भी हो, ये भी रहेगा, और आपकी गट हेल्थ को भी खराब करेगा। Okay. ये तो हो गए इसके रेपरकशंस कि आपको इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और मुझे कैसे पता चला? राइट। आपका फेशियल एक्सप्रेशन से, ठीक है। करेक्ट, कि जो हमारी आयुर्वेद में, हम जरूरी नहीं कि हर पेशेंट को स्टेथोस्कोप लगाकर ही देखेंगे, हमारा सबसे अच्छा जो परीक्षा करने का तरीका होता है वो दर्शन परीक्षा होता है। माने वन गो क्लिनिकल लुक पेशेंट की क्या है। हमारे केबिन में मेरे पास कोई पेशेंट आएगा, वो कैसे चलकर आ रहा है, उसका वो कैसे बैठा सीट पे, है ना, और कंसल्टेशन के बाद वो खड़ा कैसे हुआ, या इंटेलिजेंटली हम ही पेशेंट को बोल देते हैं, इफ यू डोंट माइंड आप वो चीज मुझे पकड़ाएंगे, बिकॉज वी वांट टू सी कि इसका खड़े होने का तरीका क्या है, इसका गेट कैसा है, माने इसकी स्पाइन की हेल्थ क्या है, ओके, राइट। वो देखने के लिए वो दर्शन परीक्षा है। सो आयुर्वेद जो है वो दर्शन, स्पर्श, इस पे ज्यादा होवर करता है। ओके, स्टेथोस्कोप हम भी लगाते हैं, पर मैं बहुत कम लगाती हूँ। मैं ज्यादातर दर्शन और स्पर्शन से ही पेशेंट का डायग्नोज करती हूँ। अब मैंने आपका ऐसा डायग्नोज किया, तो क्या ये आपका अक्वायर्ड प्रॉब्लम है या ये आपका कंजेनाइटल, माने कि आप ऐसे ही पैदा हुए या आपने विद टाइम अपने आप को ऐसा बना दिया। हुए तो आप ऐसे ही पैदा, करेक्ट, कि मतलब नॉटी, फिजिटी, इधर नहीं टिकना, उधर नहीं टिकना, ये हाथ इधर, वो हाथ उधर। आई एम जस्ट गिविंग यू द कंप्लीट कैरेक्टर स्केच कि आप कौन हो। 110% आप सही जा रहे ठीक हो। है, राइट। तो आपका ये कैरेक्टर स्केच ऐसा इसलिए है क्योंकि आप वात और पित्त प्रधान प्रकृति हो। आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सो आयुर्वेदिक डॉक्टर एस्ट्रोलॉजर नहीं होता है, ज्योतिष भी नहीं होता है। इट इज द डायग्नोस्टिक पैरामीटर्स कि हमें जो विद्या सिखाई गई है, अब हम किसने कितनी विद्या सीखी, उस पे कितना प्रैक्टिस, जो हम पहले बात कर रहे थे कि वो प्रैक्टिस हमने कैसे की। तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपका प्रकृति है, वो है वात पित्त। तो आप फिजिटी ही हो, आप फिजिटी ही रहोगे। आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट कभी आएगा ही नहीं। ओके, ये ब्लेस्ड है, ओके, राइट। तो
मतलब आप फिटनेस पे काम करो कि भाई मैं मोटी हो रही हूँ, पतली हो रही हूँ, इनको नहीं करना पड़ेगा इतना। ये 4 रोटी खाए तो 4 ही खाएगा पूरी उम्र, अच्छा ठीक है, पर मोटा नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका ये वात दोष ज्यादा बढ़ गया, विशिएटेड बोलते हैं हम उसको, कि उसकी वो विशिएटेड हो गया, तो आपका थिंकिंग प्रोसेस इससे 10x हो जाएगा। ओके करेक्ट। जब वो 10x होगा, वो होगा अगर आप अपने आप को ठीक नहीं करोगे तो, जब वो 10x होगा तो आपका कॉर्टिसोल बढ़ेगा, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा, फिर ये बढ़ेगा। आप वेट गेन करोगे तो सिर्फ यही करोगे। तो मैम ये तो मेरे ख्याल से जो आज के डेट में जो आप जो बता रहे हैं ज्यादा विजुअलाइजेशन, जो थॉट प्रोसेस माइंड है, ये तो मैक्सिमम लोगों के पास, सबके लिए लागू होता है फिर? नहीं होगा सबके लिए लागू, लेकिन अगर आपकी प्रकृति ही वही है तो आपको ज्यादा अफेक्ट करेगा ना। ठीक है, राइट। अब मैं यहाँ पे कहूँ, इसकी एनालॉजी है, राइट। अब हवा चल रही है, अब जब हवा चलती है तो हम कहते हैं इट्स अ कूल ब्रीज, एज लॉन्ग एज वो हमें सुकून देती है ना। पर जब वो तूफान आ जाएगा तो हम उसको कूल ब्रीज बोले, हम तो भाई डर के अंदर भागेंगे, भाई तूफान आ गया। सो वात प्रकृति ऐसा ही होता है, वात प्रकृति कूल होता है, मतलब कूल एज इन कि ठीक है, बट वही उसका जो उसका प्लस है वो कब नेगेटिव बदल जाएगा वो आपको नहीं पता चलेगा। इसके लिए यस मेंटेनेंस, कि आप इसको कैसे रोक सकते हो, राइट। आप जैसे लोगों के लिए जो फूड है वो फूड आपका कैसा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, तासीर उसकी गर्म होनी चाहिए, ठंडा खाना नहीं खाना है, रॉ सैलेड्स नहीं खाने हैं। हाँ, रॉ सैलेड से बहुत ज्यादा खाते हैं, नहीं खाने हैं। ठंडा खाना तो बिल्कुल नहीं पसंद। फ्रिज से निकली हुई एकदम से चीज नहीं लेनी है, फ्रिज का ठंडा दही नहीं खाना है। फ्रिज का तो कोई भी चीज मेरे घर में कोई भी नहीं खाता, मतलब मैं भी नहीं खाता, हाँ, कोई नहीं खाता। हाँ, तो ठंडा दही नहीं खाना है। दुर्दिन, हम दुर्दिन आयुर्वेद में किसको कहते हैं, जब बहुत बारिश हो रही होती है, बहुत घने बादल होते हैं, काले बादल होते हैं, वो दुर्दिन होता है। दुर्दिन में तो आपको दही खाना ही नहीं है। दुर्दिन में वात प्रकृति वाले को दही खाना ही नहीं है, वो उसके लिए पॉइजन है, क्योंकि दही अभिसंधि होता है। छोड़ दो, ये बहुत टेक्निकल हो जाएगा क्योंकि वो आपको बोन्स खराब करेगा। आप दूसरे टॉपिक पे हैं फिर? हाँ प्लीज। जैसे दही की बात निकली, मैं ये जानना चाहूंगी कि जो एलोपैथी में जो डॉक्टर्स हैं वो दही को एज ए वो प्रोबायोटिक यूज करता है, दही को बहुत ही सुपर फूड में भी वो इंक्लूड करते हैं। और जहां तक मैं सुनी हूँ कि आयुर्वेदिक में दही को अच्छा फूड नहीं मानते। नहीं, यू आर रॉन्ग, ये मीथ है। यू आर रॉन्ग। दही प्रोबायोटिक से एनरिच्ड होता है, एब्सोल्युटली राइट। आयुर्वेद इसको कहता है कि ये पॉइजन है, ये गलत है। आयुर्वेद कहता है दही खाने का एक समय है, राइट। आप उस समय में खाओगे तो ये आपके गट को हेल्दी करेगा, लेकिन अगर आप उस समय से बाहर खाओगे और अपने प्रकृति के हिसाब से नहीं खाओगे तो वो पॉइजन है। जैसे अभी हमने इनका एग्जाम्पल ले लिया, राइट, कि ये वात प्रकृति है। वात प्रकृति, ये दुर्दिन में दही खाएंगे तो इनको एसिडिटी होना, गैस होना, सिर दर्द होना, ये होगा, 100% होगा। अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा, नहीं ऑब्जर्व करा तो होता भी होगा तो नहीं पता चलता, राइट। अब अगर मैं कहूं कि क्या इन्होंने दही नहीं खाना है, ना, मैंने ऐसे नहीं कहा। मैंने ये कहा कि आपका दही खाने का समय क्या है, रात सुबह को 9 बजे से लेकर दिन में 2 बजे आप खाओ, क्योंकि उस टाइम एनवायरनमेंट में भी पित्त प्रधान है, अग्नि तेज है, आपकी बॉडी में भी अग्नि तेज है। तो आप जब अग्नि तेज में वो खाएंगे तो आपको न्यूट्रिशन मिलेगी। जब आप 4 बजे के बाद खाएंगे तो एनवायरनमेंट में भी वात ठंडा होना शुरू हो जाता है ना, तो एनवायरनमेंट में भी वात दोष आ गया, आपकी बॉडी में भी वात दोष उछलेगा, तो वात और वात क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे ना। तो आप, इसीलिए आयुर्वेद क्या कहता है कि एट टाइम्स हम हेल्दी खाते हैं, लेकिन वो हेल्दी हमारी बॉडी के लिए है या नहीं, तरीका नहीं पता होता है। Exactly. तरीका और टाइमिंग भी बहुत मैटर करता है। आयुर्वेद में हर एक चीज, मतलब कि जो भी खान पान है उसका भी टाइमिंग बताया हुआ है कि आपको किस वक्त क्या चीज खाना है। Am I right? So, आप वही जो लाइफस्टाइल, दिनचर्या की हम बात कर रहे थे। मैम, हेल्दी की बारे में बातें हो रही हैं, तो आज के मैं एक यूथ के बारे में पूछना चाहूंगा जो कि 20, 25, 30 के हैं, जो जिनकी न्यूली मैरिड है, जो नई शादी जिनकी होती है। तो आज के डेट में मैं देख रहा हूँ कि वो जिम भी जा रहे हैं, अच्छे खासे डोले शोले सब कुछ बना रहे हैं, मतलब प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हैं, गुड लुकिंग है, सब कुछ है।
लेकिन और ये मैक्सिमम केसेस आ रहे हैं, एक सर्वे भी हुआ था उसमें मैं कहीं पढ़ा था, वो मुझे आंकड़ा नहीं याद आ रहा है, लेकिन कि फिर उनकी ना जो इनफर्टिलिटी जो कम होती जा रही है, वो IVF की तरफ ज्यादा मतलब हो जा रहा है, लेकिन सारा कुछ उनका सब कुछ ठीक है। तो इसके बारे में कुछ आयुर्वेद क्या कहता है? इसके बारे में आयुर्वेद तो जो कहता है वो कहता है, बट एज एन आयुर्वेदा एक्सपर्ट मैं इसके बारे में, ये आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है ना। आयुर्वेद में एक सेइंग है, अति सर्वत्र वर्जित। अति हर चीज की बुरी है, वर्जित है। जब हम जिम गोअर्स की बात करते हैं, व्यायाम को तो आयुर्वेद भी कहता है ना कि व्यायाम तो आपको करना ही करना है, एक्सरसाइज करना ही करना है। नो मेडिकल वुड साइंस वुड से कि एक्सरसाइज नहीं करनी है। क्षमता कितनी है आपकी, आप कितनी एक्सरसाइज करने के, उस वर्कआउट करने के कितने सक्षम हैं। यदि आप उसके उतने सक्षम हैं तो आपको उतना व्यायाम करना जरूरी है। अब एक होता क्या है कि जब हम एक चीज की तरफ आते हैं, जैसे बहुत सारे जिम गोअर्स होते हैं वो प्रोटीन्स लेते हैं, है ना, और आजकल बहुत ज्यादा होता है कि जिम में हैं, बहुत तगड़ा वर्कआउट लगा रहे हैं और हार्ट अटैक के भी बहुत चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा लोग डेथ्स हो रहे हैं। एग्जैक्टली। सो वो इसलिए होता है कि जब आप जिम जा रहे हैं, आप अपनी क्षमता से ज्यादा वेट्स उठा रहे हैं, आपकी बॉडी में उतनी जान नहीं है, लेकिन आप 100 किलो उठाओगे तो सडनली कार्डियक अरेस्ट होगा, क्योंकि जब आपने इतना वेट उठाया, आपके वहां पे आपके लिम्स में, उसको कहते हैं फ्लाइट एंड फाइट मोड, आपके लिम्स में उतनी स्ट्रेंथ की जरूरत है, तो आपका सारा ब्लड, पूरी ऑक्सीजन उसको चली गई, तो हार्ट पे नहीं रहा ना, बिल्कुल हार्ट एम्प्टी हो गया ना, ब्रेन एम्प्टी हो गया, तो सबसे पहले आंखों के आगे काला चक्कर आए, वो कालापन आएगा। हार्ट में कुछ नहीं, उसने सारा तो ब्लड पंप कर दिया, तो हार्ट के पास नहीं बचा, तो इसलिए कार्डियक अरेस्ट होता है। क्षमता कैसे बनेगी? क्षमता आपको, जितनी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका फूड इनटेक कितना है, जितनी आप कैलोरीज, मतलब जितनी आप एक्सरसाइज कर रहे हो उस हिसाब से आप अपनी कैलोरीज ले रहे हो, हेल्दी कैलोरीज, राइट। उसमें गुड फैट भी चाहिए, खाली प्रोटीन नहीं चाहिए, तो गुड फैट भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैम जैसे कि जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो मार्केट में मिलते हैं, जो जिसमें हम इसके बारे में बाद में आएंगे, पहले इनका एक आंसर रह गया देने के लिए कि जिम गोअर्स में इनफर्टिलिटी का रेट इंक्रीज हो रहा है। यू आर वेरी राइट, लेकिन उन लोगों का इंक्रीज हो रहा है जो अपनी बॉडी बनाने के चक्कर में स्टेरॉइड्स की तरफ भी तो जाते हैं। दैट इज रॉन्ग। सो अति नहीं करनी है, आर्टिफिशियल चीजों की तरफ जाके सिर्फ महज आपको आउटर स्केच नहीं देखना है। जिम हम किस लिए जाते हैं कि हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ मेंटेन हो, हम इंटरनली वेलबींग की तरफ जाएं, तो आपको इंटरनल ऑर्गन्स का स्टेटस ज्यादा देखना पड़ेगा ना, नॉट दैट कि हम बॉडी वाइज कैसे हैं। सिमिलरली गर्ल्स हैं, उनको एकदम थिन एंड लीन रहना है, तो वो बिल्कुल क्रैश डाइटिंग कर रही हैं, ठीक, फिर चक्कर आ रहा है, फेंट हो रही हैं, गिर रही हैं, उनमें भी तो इनफर्टिलिटी हो रही है। उनके साथ भी दिक्कत आ रही है। पहले आज से 25-30 साल पहले, जो भी मैं एक सर्वे का ही बात बता रहा हूँ, जो पहले नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती थी, लेकिन अब आज के डेट में मैक्सिमम सब सिजेरियन ही हो रहा है। अब उसके पीछे आई वुड से दैट इज नॉट ओनली द रीजन बिहाइंड इट। एक तो पेन थ्रेशोल्ड गर्ल्स का बहुत कम हो गया, दे वांट क्विक, सो सिजेरियन इज द क्विकेस्ट वे कि आपको पेन नहीं हुआ, एपिड्यूरल लगा, आपका सी सेक्शन हुआ, आपने डिलीवर किया, उसके बाद आपका कॉस्मेटिकली वो सीजर सुचेस लग गए, राइट। मेड्स हैं, उन्होंने बच्चे पालने, बट दैट्स नॉट द राइट वे टू बिकम अ मदर, आई थिंक सो, राइट। एक्चुअली जो जहाँ बात आती है डिलीवरी की, तो मेरे हिसाब से ये केस टू केस डिपेंड भी करता है, क्योंकि कई बार केसेस इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि वहाँ नेचुरल प्रोसेस, तो वो डॉक्टर का चॉइस होना चाहिए, नॉट दैट। लेकिन मोस्टली बहुत लोग पेन से बचने के लिए एपिड्यूरल लेते हैं, ये भी ट्रू है। मेडिकल प्रैक्टिस का ट्रेंड भी बहुत चेंज हो चुका है। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो वो ये कहते हैं कि डॉक्टर मुझे ये चाहिए, ये करना है। सो आई डू नॉट गो विद द पेशेंट्स ओपिनियन, आई गो विद माई ओपिनियन, आई एम द एक्सपर्ट। यस, सो आई विल डिसाइड मेरे पेशेंट के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। लेट्स से अगर एक ऑब्स्टेट्रिशियंस है और उसके पास डिलीवरी के लिए कोई गया, तो वो अगर पेशेंट ही बोल दे भाई मुझे
पेन नहीं बियर करना, इट्स वेरी पेनफुल, मैं नहीं कर सकती, आप तो बस मुझे एपिड्यूरल लगा के मुझे सी सेक्शन कर दो। तो डॉक्टर उसको समझा सकता है, बट पेशेंट अगर अग्री नहीं करेगा तो डॉक्टर बोलेगा ठीक है जी मैं आपका सी सेक्शन कर देता हूँ। सो सी सेक्शन इज द चॉइस ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर अ डॉक्टर, जहां पे आप नेचुरल लेबर पे ना जा सके। पेल्विस बहुत स्मॉल है तो सी सेक्शन करना पड़ेगा। बेबी वेट बहुत ज्यादा है तो वेजाइनल डिलीवरी नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा वेजाइना में टियर हो जाता है, तो सी सेक्शन करना पड़ेगा। नॉर्मल डिलीवरी में टियर तो होगा ही, वेजाइना में टियर होगा, आपको एपिजियोटमी लगेगी, आपको कट लगेगा, आपके वहां पे सूचर्स लगेंगे, बट दैट इज नॉर्मल। सो इट्स नॉट, सो आई डू नॉट अग्री कि डेटा ये कह रहा है कि सी सेक्शंस बढ़ गए हैं। प्रोबेबली उसके पीछे में कुछ और रिसर्चेस होना जरूरी है कि अगर ये डाटा बढ़ा है तो इसमें इलेक्टिव कितने हैं, बाय चॉइस कितने हैं, और एज अ मेडिकल इंटरवेंशन कितनों की जरूरत है। बट मेल्स में इनफर्टिलिटी जिम गोअर्स के अंदर है, that I do agree, because they are going for the artificial supplements which is inclusive of the steroids. मैं स्टेरॉइड के बारे में कहना चाहूँगा कि जैसे कि हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ है कि चलो मैं 1 किलो तक वेट उठा लूंगा, तो मैं कह सकता हूँ कि स्टेरॉइड एक बूस्टर है। अब वो बूस्टर आपको लग गया, अब 1 की जगह पे आप 10 उठाना शुरू कर दिए, फिर और भी आपने लिया, फिर 10 की जगह पे 20 उठा रहे हो, और आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ 1 किलो की है चाहे 5 किलो की है, उसके जगह पे आप 40 किलो 50 किलो का वेट उठा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली बॉडी के लिए नुकसानदायक तो बिल्कुल नुकसानदायक है। आप तो आर्टिफिशियल पंप से उसको एनर्जाइज कर रहे हो ना, सो वो तो जिम का पर्पस ही डिफीट हो गया। जिम का पर्पस आपके डोले बनना, आपकी बॉडी बनना, दैट इज द आउटकम ऑफ अ हेल्दी एक्सरसाइज रेजिमेन व्हिच इज गिविंग यू दैट डिफाइंड स्ट्रक्चर। बट if the goal becomes only that defined structure and to have that, आप कोई भी artificial supplements ले रहे हो, वो गलत है, that is wrong। दूसरी बात जैसे हमने भी बिहाइंड द कैमरा बात कर रहे थे कि जैसे कि अभी मैक्सिमम कपल हैं आज के डेट में जो रील्स पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बड़े हैप्पी कपल्स हैं, बड़े अच्छे कपल्स नहीं, मतलब ऐसे पीपल जो भी हो, मतलब वहाँ बड़े खुश दिख रहे हैं। जैसे कि आपसे मेरी बात हुई तो आप भी बोल रही थी कि 1 मिनट में उनका शायद वो इटली में गया, इटली में फोटो खींच के डाला, चाहे वो लंदन ब्रिज पे फोटो खींच के डाला, उसके लाइक्स कम आ गए थे, एकदम से वो मतलब उसकी जीवन ही ऐसी बन गई कि मैं खुश रहूंगा कि नहीं रहूंगा डिसाइड सोशल मीडिया करेगा। इसका लाइक्स आए इतने तो इसका मतलब कि उसका जाना सफल हुआ, नहीं आया तो मैं इसकी बेकार, लाइक्स ज्यादा आ गए तो बहुत ये मैटर नहीं किया कि उसने एंजॉय किया कि नहीं। मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि आजकल सोशल मीडिया आपको डिफाइन कर रहा है कि मैं हैप्पी हूँ कि नहीं, और मैं हैप्पी हूँ कि नहीं ये दिखाने के चक्कर में लोग पता नहीं लोग स्टेटस डाल रहे हैं कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, ये वो, लेकिन एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इस टाइप का हैप्पी स्टेटस डाल रहे हैं वो एक्चुअली रियल लाइफ में बहुत लोनली है या डिप्रेस्ड या व्हाटएवर। क्या ऐसा आपको क्या इस बारे में क्या? अभी पिछले महीने में या पिछले 1-2 महीने पहले मुझे एक टीवी चैनल ने इनवाइट किया था एज एन एक्सपर्ट, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, कि एक बच्चा था उसने अपनी मदर का मर्डर कर दिया। एंड ये सोशल मीडिया बहुत टॉक्सिक लेवल पे जा चुका है। आई एक्चुअली कंग्रेचुलेट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जिन्होंने 16 ईयर्स से नीचे सोशल मीडिया फॉर किड्स बैन कर दिया है, विच इज़ वेरी राइट, क्योंकि 16 साल से पहले आपका दिमागी शक्ति इतनी परिपक्व नहीं होती है। एक क्वेश्चन, ये 18 का जो ऑस्ट्रेलिया ने किया वो 16 किया है, हमारे यहाँ भी 18 का, इसमें भी लोग दिमाग लगा लेते हैं ना, वो मम्मी पापा का वो यूज कर लेते हैं ना, पेरेंट्स का अपना फोटो लगा दिया, अपना ये कर दिया, लोग तो यही जान रहे हैं कि मैं यूज कर रहा हूँ ना, आईडी आपका लगा दिए कि इतने डेट ऑफ बर्थ। देखो कानून बनता है रक्षा करने के लिए, अगर आपको अपनी रक्षा नहीं करवानी है तो आप तो कुछ भी करोगे, राइट? सो कानून अगर आपके लिए कुछ लीगल एंड इलीगल की डेफिनेशन देता है, वो इसलिए देता है कि एज अ ह्यूमन योर फंडामेंटल राइट इज टू लिव हैप्पीली विद लॉन्जेविटी। आपका एज अ ह्यूमन तो यही सबसे डिवाइन और फंडामेंटल राइट है ना। तो अगर उस राइट को अगर आप यूज ही नहीं करना चाहते, आप उसको अब्यूज ही करना चाहते हो, तो आप कुछ भी करके करोगे। बट आई स्टिल से कि अगर गवर्नमेंट इसको, मैं अपने हर टीवी चैनल पे ये बोलती हूँ, फिर से हमारे चैनल पे भी बोल दीजिए। सो मैं ये कहती हूँ जैसे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने 16 इयर्स पे सोशल मीडिया के लिए बैन किया है, इट शुड बी अ यूनिवर्सल लॉ
हर कंट्री में ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। सोशल मीडिया फिर से अति सर्वत्र वर्जित है ना, जब सब कुछ इतना खुला है, सब कुछ ही इतना खुला है, आप देखो ना कितना प्रीमेच्योर एजिंग हो रही है। 10 ईयर की गर्ल है, उसके पीरियड्स आ रहे हैं, 12 साल में वो प्रेग्नेंट भी हो रही है। अंडरस्टैंड इट, वेयर वर्ल्ड इज गोइंग। 12 साल में आप माँ बन रहे हो, जबकि आप खुद एक बच्चा हो। खुद बच्चा हो। तो मैं तो कैमरे पे सारी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना मैंने भी नोट किया हुआ है कि जो बातें हमें 15 साल 17 साल के बाद जाके चीजें हमें पता चला, थोड़ा बहुत हम जानने लग गए, वो चीजें आज के डेट में 9-10 साल का बच्चा जानने लग गया है कि चीजें क्या होती है। हाँ, सारा कुछ तो वो चीजों को सही मायने में जानना तो सही है, लेकिन उन चीजों को गलत रास्ते से जानने में बहुत गलत है। आप यकीन मानेंगे, अभी कुछ 8-9 महीने पहले मेरे पास एक पेशेंट आया था, वो वाज अ यंग बॉय, 21-22 इयर्स का था, और उसको ये कॉम्प्लेक्स हो गया था कि मैं सेक्सुअली इनएक्टिव हूँ। ट्रस्ट मी, he was at the verge of committing suicide because वो कहाँ सोल्यूशन कहाँ ढूंढ रहा था? गूगल पे, पॉर्न मूवीज में, राइट। पेरेंट्स इतने ओपन माइंडेड नहीं है कि वो बच्चा अपने पिता से या अपने माँ से बात कर सकता हो, या कैसे, मुझे नहीं पता उस बच्चे को कैसे, उस बॉय को कैसे मेरे बारे में पता चला। ही केम, आई काउंसल्ड हिम एटलीस्ट फॉर 7 days कॉन्टिन्यूसली। तो मैं काउंसलिंग के चलते 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 उस बच्चे को अपने कॉन्फिडेंस में लेके नाउ ही इज हैप्पी। वही बात आ गई ना, जैसे आयुर्वेद में हर एक चीज बताया गया कि हर एक चीज के लिए एक राइट टाइम है। तो एवरीथिंग अगर राइट टाइम पे जिस चीज को जब आना है, जब बताना है, उस टाइम पे ना आए, बच्चे उसको पहले ही फटाफट इंस्टेंट देख रहे हो। सेक्स एजुकेशन शुड बी द पार्ट ऑफ एजुकेशन, वो होना चाहिए एक करेक्ट वे में। इंसानी बॉडी है, उसमें हार्मोन्स चेंज होंगे, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप होंगे, तो उनका सही मायने में जानना कोई अपराध नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जब आपकी अब मसाला तो इंटरनेट पे इतना है, राइट डायरेक्शन में एजुकेशन नहीं है, तो यूथ तो खराब होगा ही होगा। बिल्कुल, वो जाएंगे दूसरे रास्ते पे। अब जैसे आप बात कर रहे थे सोशल मीडिया की, उस बच्चे ने अपनी माँ का मर्डर क्यों किया? उस बच्चे ने अपनी माँ का मर्डर सिर्फ इसलिए किया कि उसकी मदर, ठीक है, बच्चे, माँ अपने बच्चे को बोलती है, तो वो बच्चा स्कूल से आया, उसने कहा कि थोड़ा रेस्ट किया, मदर को कुछ काम था, उसने कहा ठीक है तू ये बर्तन डिशेस वगैरह क्लीन कर देना, बर्तन कर देना, मैं कुछ काम करने जा रही हूँ। वो बच्चा अपने मोबाइल से नहीं हटा, मदर ने उसको फिर बोल दिया कि कर देना, वो बच्चा मोबाइल से नहीं हटा। मदर ने उसको तीसरी बार बोला, उसने नहीं किया, मदर ने उसको गुस्सा किया, और गुस्सा करने के बाद नाउ अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ दैट चाइल्ड। मदर ने क्या किया, फोन उठाया और वो सोशल मीडिया पे बैठ गई। बच्चा पहले ही भुना हुआ है, क्योंकि उसका माइंड तो उत्तेजित है ना, वो तो बहुत मसाला देख रहा है ना, तो उसकी साइकोलॉजी को तो नहीं हैंडल नहीं हुआ वो बच्चा। उसने मदर का दुपट्टा लिया, पीछे से आया, उसका गला घोंट दिया, शी डाइड। उसके बाद उस बच्चे ने उस मदर को उठाया, बेडकम बॉक्स खोला, उसके अंदर उसको डंप कर दिया। सो व्हाट आई मीन टू से कि जब एक तरफ अगर इंटरनेट की गुडनेस है, तो उतने ही लेवल पे उसकी वर्स्ट पर्सोना भी है। सो आजकल के टाइम में पेरेंट्स को की तो बहुत बड़ी ड्यूटी बन गई है कि दे हैव टू अंडरस्टैंड। इसमें सबसे ज़्यादा जो पिसने वाली जनरेशन है वो हमारी और आपकी जनरेशन है, क्योंकि हम पिछली जनरेशन के इन्फ्लुएंस में भी है। नई जनरेशन जो आगे आ रही है वो बिल्कुल वर्चुअल वर्ल्ड के इन्फ्लुएंस में है, तो आपको ही वो बहुत, आपके ऊपर बहुत ट्रॉमा है। मैं ये मानती हूँ कि हमारी जनरेशन के ऊपर बहुत ट्रॉमा है, बिकॉज आपको कुछ चीजें ऐसी भी एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं जो आप एज अ पेरेंट नहीं करना चाहोगे, बट देन इट इज अ वे टू टेल योर चिल्ड्रन you cannot be aggressive with your children, but at the same time you cannot be the slave of your child. So वो एक इक्विलिब्रियम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं मैरिज काउंसलिंग भी करती हूँ, मैं चाइल्ड काउंसलिंग भी करती हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरफ से मैक्सिमम लोग आजकल कहने भी लग गए कि मेडिकल लाइन को कि मेडिकल माफिया, ऐसे कुछ कहने लग गए। एक मेरे दोस्त के मतलब मिसेज है, उनके साथ ऐसा हुआ कि वो कहीं टेस्ट वगैरह कुछ कराने के अपना जो रूटीन चेकअप कुछ होगा,
वहाँ गई वो उनका चेकअप नॉर्मल जो हो रहा था तो हो रहा था, साथ में उनका कैंसर चेकअप होने लग गया। उनको ये चीज़ का नहीं पता था कि कैंसर का मेरा चेक कर रहे हैं, ठीक है, टेस्ट जो भी हुआ था, टेस्ट वगैरह उनका कर रहे थे। उनको पता चला, उन्होंने गूगल वगैरह किया, तो कैंसर का चेक ये टेस्ट इन्होंने लिख दिया, कैंसर का टेस्ट कर रहे हैं। हालांकि कैंसर उनका निकला नहीं, बिल्कुल फिट एंड फाइन है, कोई उनको दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं से उनका माइंड क्लिक कर गया और उस दिन से उनको, ये 1.5-2 साल पहले की बात है, उनको एंजाइटी का मतलब मेजर प्रॉब्लम हो गया काफ़ी ज़्यादा। अभी मैं और बातें बता रहा हूँ। तो एक चीज़, एक ये पॉइंट है, ये आप नोट कीजिएगा। दूसरा पॉइंट कि बहुत सारी चीज़ें मैं मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं किसी डॉक्टर के पास कोई बीमारी के लिए गया हूँ, जैसे कि मेरे को शुगर नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने मेरा कुछ रूटीन चेकअप किया, कुछ टेस्ट वगैरह काफ़ी लिख दिए, उसमें शुगर मेरे को निकल गया। तो डॉक्टर को पता चल गया इस चीज़ को कि मेरे को शुगर है। मेरे को पता नहीं उस टेस्ट के पहले कि मेरे को शुगर है। अब वो चीज़ें क्या हुई कि वो पहले, आज से मैं 25-30 साल पहले जा रहा हूँ, जो कि मैं देखा हूँ कि डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर दवा लिखता था, उसको पता है कि मेरे को शुगर है। वो बोलता था कोई बात नहीं यार, कुछ बीमार नहीं है, ये दवा खाओ 5 दिन में ठीक हो जाओगे। वो मेरे को ये नहीं बताता था कि मेरे को शुगर है, लेकिन उसने दवा कुछ दे दिया। अब मेरा माइंड यहाँ पे है कि चलो कुछ है नहीं, कुछ नॉर्मल होगा, डॉक्टर ने दवा दिया, 5 दिन में ठीक हो जाऊंगा, और 5 दिन में मैं ठीक हो जाता हूँ। आज के डेट में क्या हो रहा है कि आप कोई बीमारी लेके जाओ किसी डॉक्टर के पास, वो एक लंबा चौड़ा टेस्ट लिख दे रहे हैं। अब उसके बाद कुछ निकल भी जाता है तो पेशेंट को इतना डरा देते हैं कि भाई आपने हार्मोन्स की बात करी कि ये माइंड है, जो जैसे चलता है वैसा हमारा बॉडी रिएक्ट करता है। उस बंदे को पता चल गया, वाह मेरा तो लीवर ही खराब है, मेरा तो ये खराब है। अब वो बंदा उसमें मैं आपका क्वेश्चन समझ गई, लाइक यू नो, हाँ, सो एवरीथिंग हैज अ बोन एंड बेन, दोनों जगह साथ साथ चलता है। जब हम बात करते हैं कि कोई आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपने, मैं पहले पॉजिटिव बोलूँगी फिर मैं नेगेटिव इसका एस्पेक्ट भी बोलूँगी। तो आप किसी डॉक्टर के पास गए, उससे डॉक्टर से आपने डिस्कस किया कि मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे ब्रेथलेसनेस हो रही है, या मैं वीक फील कर रहा हूँ, ओवर द टाइम मुझे कुछ मतलब मेंटली थोड़ा लगता है कि मेरा माइंड उतना शार्प नहीं रहा, बर्नआउट ज़्यादा फील कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली एज अ डॉक्टर मैं सोचूंगी मुझे सबसे पहले इसका HB चेक करवाना चाहिए, मुझे इसका लिवर चेक करवाना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल और शुगर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी मतलब आपके तो मैं 4-5 टेस्ट जो मुझे आपके सिम्टम्स के हिसाब से होंगे वो मैं ज़रूर चेक करवाऊंगी। सो लेट्स से अब ये नेगेटिव आ जाते हैं, मतलब कि ये सारे टेस्ट हमारे पॉजिटिव आ जाते हैं, तो उसमें डॉक्टर के बताने का एक तरीका होना चाहिए विच डॉक्टर शुड नॉट फॉरगेट, कि आपके पास वो डॉक्टर, पेशेंट जो आया अपनी लाइफ लेकर आया है, तो आपको उसको काउंसिल कैसे करना है कि मे बी आपका लाइफस्टाइल कुछ ठीक नहीं हो, मे बी आपने कुछ खान पान में ज़्यादा गड़बड़ कर दी हो, मे बी आप कुछ दिनों से, महीने 2 महीने से आप बहुत रातों तक जग रहे होंगे। सो कुछ टेस्ट हैं जो आपके थोड़े पैरामीटर्स ठीक नहीं है, but this is not the diagnosis. Exactly. This is not the diagnosis. आप ये मेडिसिन लो, 15-20 डेज अपने आप पे वर्कआउट करो, अपना लाइफस्टाइल हेल्दी करो, आफ्टर 20 डेज विल गेट दिस टेस्ट डन अगेन। बिल्कुल। सो दैट इज द राइट वे। सो डॉक्टर इज जस्ट लाइक आई से इज अ पेरेंट, है ना। तो बच्चा ने आप गलती कराया तो थप्पड़ तो नहीं मारेगा उसको, लेकिन उसको प्यार से समझाएगा। लेकिन आजकल ये हो रहा है, डॉक्टर डरा ज्यादा देते हैं, तो वो थप्पड़ मारना होगा ना कि आप बिल्कुल ऐसे, ये बहुत मतलब एक बहुत ही ज्यादा चल रहा है आज के डेट में। आयुर्वेद में ना, इसीलिए आयुर्वेद को होलिस्टिक मेडिसिन बोल, मैं फिर आयुर्वेद की बात करूंगी कि आयुर्वेद को इसीलिए होलिस्टिक मेडिसिन कहा जाता है, क्योंकि आयुर्वेदिस्ट जो होगा वो आपके हर मेंटली, आपकी साइकोलॉजी, आपके हर चीज़ के कैरेक्टर को जानता है, तो उसके हिसाब से आपको अपने कॉन्फिडेंस में लेके, आपके साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाकर आपको आपकी हेल्थ की तरफ लेके जाएगा। सो ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है विच एवरी डॉक्टर शुड फॉलो इट। अब नहीं करे तो वो मैं उसमें तो नहीं कुछ कह सकती, बट कायदे से होना ऐसे चाहिए। मैम मैं जानना चाहूँगी कि आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल में बहुत सारे मॉडर्न नए बीमारियां भी आ गई है, जैसे कि हम जानते हैं कि आयुर्वेदा बहुत ओल्ड है, तो आयुर्वेदा में ये मॉडर्न जो भी डिजीजेज है इसके क्योर है, मतलब मॉडर्न डिजीजेज से आपका क्या मतलब है? कौन से लाइक डायबिटीज, ये मॉडर्न नहीं है, ये पहले तो आई थिंक मॉडर्न नहीं है।
आयुर्वेद में 2 तरह का ज्ञान मतलब होता है, शुगर एक बीपी भी जांगल, मॉडर्न और ओल्ड हो गया, ये भी ये तो मैं पहले ही सुन ये जांगल और एक अनुपदेश। अनुपदेश को तब जो अनुपदेश होता है उसको अर्बनाइजेशन पहले भी बोलते थे, आज भी हैं। जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल के डिसऑर्डर्स थे वो तब भी थे, वो आज भी हैं। उनकी मैनेजमेंट चिकित्सा इसीलिए तो तब भी लिखी थी। आप जब भी अपने लाइफस्टाइल से इधर उधर भटके नहीं कि आपके मेटाबॉलिज्म खराब हुआ, आपका मेटाबॉलिज्म खराब होने से आपके प्रॉब्लम्स आएंगी। इसीलिए आयुर्वेद में अग्नि को बहुत ध्यान दिया जाता है। अग्नि माने फायर नहीं, अग्नि माने आपकी डाइजेशन कैसी है, आपकी डाइजेस्टिव फायर कैसी है। दैट इज द बेस ऑफ एवरी आयुर्वेदिक मेडिसिन। So there is nothing that these are the modern diseases. Okay. ये अर्बन, ये लोगों में काफी मिथ है। हाँ मिथ है, बिकॉज एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, इसलिए ये लोगों में, जैसे मुझे ही था, मुझे लगता था कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि कई बार एक आध बार मैं भी किसी डॉक्टर से कंसल्ट की थी किसी के लिए, लाइक कि डायबिटीज का क्या ट्रीटमेंट वगैरह, तो नहीं जी इसका तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं। डायबिटीज को आयुर्वेद में भी कृच्छ साध्य बोला गया है, और टू लेवल इट इज असाध्य ऑल्सो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदा नहीं रह सकते। इसका मतलब ये है कि आपको अपने लाइफस्टाइल पे और ज़्यादा ध्यान देना है, आपको अपने खान पान पे, आपके उठने बैठने सोने खाने पीने, आपका हर समय पे आपको ध्यान देना है, तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। क्योंकि आपका शुगर, आपका जो अंदर आपका सिस्टम है, मैं टेक्निकल नहीं बोलूँगी, बहुत लेमन लैंग्वेज में बोलूँगी, वो पूरा इंजन क्या है, आपका जिगर है, आपका लिवर है ना। तो हमेशा कहते हैं ना, फिल्मी गाने भी बोलते हैं ना, दिल जिगर, दिल और जिगर साथ में इसीलिए आ जाए, ये दिल है, ये गया तो भी खत्म, ये गया तो भी खत्म। तो दिल और जिगर दोनों का इकट्ठा और स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो ये जो जिगर है, जितना भी हम खाना खाते हैं वो सारा इस जिगर में जाके स्टोरेज हो जाता है, जिसको ग्लाइकोजन बोलते हैं। अब वो ग्लाइकोजन हेल्दी है। अब जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, भागना है दौड़ना है, कोई टेंशन होगी, आपके किसी ऑर्गन को ज़्यादा चाहिए, तो वो बोलेगा चलो भाई मेरे पास स्टोर है, मैं इसको भेजता हूँ, ये जाएगा। एक मेरे दोस्त है, आर्मी के डॉक्टर है, वो बोलते हैं कि शुगर बुरी चीज नहीं है, शुगर तो बहुत अच्छी चीज है, तुमको डिसिप्लिन में लिया देती है, कब क्या खाना है। हाँ, क्या नहीं जाओ ना तुम डिसिप्लिन में, क्यों बीमारी के साथ जाते हो? बीमार पड़ने के बाद ही मुझे क्यों डिसिप्लिन में जाना? उसके पहले डिसिप्लिन में रहो। हाँ, तो फिर वो आपके अंदर से उस ग्लाइकोजन को भेजेगा। लेकिन अब आप इसको इतना लोड कर देंगे, नाली भर दोगे आप, पूरी नालियां तो भर दी आपने, तो अब जब उसकी ड्रेन की जरूरत है तो कैसे निकलेगी ना, वो तो जाम ही हो गई। ये गलत है, फिर तो शुगर हो जाएगी। अच्छा मैम, अगर किसी भी चीज़ के लिए, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ वगैरह, और उनको आयुर्वेद ट्रीटमेंट में जाना हो, तो हमारे ट्राई सिटी के लिए आप कोई अपना एड्रेस कुछ ऐसा जो आपसे कांटेक्ट कर सके कुछ? हाँ, तो मेरी इंट्रोडक्शन तो आप जानते ही हो। सो मैं डॉक्टर अजयता हूँ, और पिछले 25 ईयर्स से मैं हार्डकोर आयुर्वेदा प्रैक्टिस करती हूँ, बट दैट डजंट मीन कि मैं एलोपैथी को बुरा मानती हूँ। एलोपैथी अपनी जगह बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। तो मेरा जो क्लिनिक है वो सेक्टर 30C में है, चंडीगढ़ में, शोरूम नंबर 71 फर्स्ट फ्लोर पे है, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप स्क्रीन पे लगा सकते हो। सो ना केवल ये, मैं आयुर्वेदिक और कुछ मतलब नॉन इन्वेसिव कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स भी देती हूँ फॉर एंटी एजिंग, बट उसके साथ भी मैं पहले पूरा पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम बनाती हूँ हर पेशेंट के लिए, कि एज वाइज उसका डाइट कैसा होना चाहिए, उसका एक्सरसाइज कैसे होना चाहिए। फिर उसके साथ में हम एंटी एजिंग ट्रीटमेंट भी करते हैं, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी करते हैं, जैसे माइग्रेन है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम है, नीज का प्रॉब्लम है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, स्ट्रेस का प्रॉब्लम है। तो वो, बट हर पेशेंट का जो ट्रीटमेंट होगा वो पर्सनलाइज्ड होगा, कस्टमाइज्ड नहीं। ओके मैम, हम अपने पॉडकास्ट में 1-2 चीज़ें ज़रूर पूछते हैं, एक कंपलसरी है। कोई ऐसा, जैसे कि पेशेंट के साथ तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, मैं कहना चाहूँ कुछ ऐसा जो आपके लाइफ में ऐसा, मतलब पेशेंट के साथ या किसी भी साथ आपके आयुर्वेद से रिलेटेड कुछ फनी वाले मोमेंट कुछ हो, जो कुछ है, कुछ ऐसा कुछ आप मैं 2 पूछता हूँ, अगर 2 आप बता देंगे तो बड़ा अच्छा होगा, जो काफी फनी हो। मेरा अभी कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट हुआ था, तो उसमें जैसे हम बोलते हैं कितना एक्सपीरियंस है,
तो वो पूछ रहे थे आपका कितना एक्सपीरियंस, तो मैंने कहा 25 इयर्स का। तो नीचे एक कमेंट बॉक्स में लिखा था 25 की तो खुद लगती है। तो पैदा होते से ही डॉक्टर बन गई। सो दिस वाज वेरी फनी। और दूसरा ये तो एक और किस्सा ऐसा ही था कि एक मेरे पास मतलब मेल पेशेंट आई, वो आज से कोई मतलब 2-3 साल पहले की बात है जी। तो वो कहीं से नाम सुनकर आए होंगे मेरा, मुझे नहीं पता कि आजकल के जमाने में उन्होंने गूगल क्यों नहीं किया, ये आई स्टिल वंडर। तो वो मेरे पास आए तो मुझे कहते कि वो आए, मैं अब उनसे पूछ रही हूँ, वो मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे, वो मुझे अपलक ऐसे निहारे जा रहे। तो मैं बोला हेलो आप यहाँ कुछ पूछने आए हो, पूछो भाई क्या प्रॉब्लम है। तो कहते वो कुछ नहीं मैम, मैं दोबारा आ सकता हूँ। मैं बोला हाँ जी दोबारा आ जाना। उसके बाद मुझे मैसेज करता है आई फेल इन लव विद यू, विल यू मैरी मी। जो मैंने अपने बीमारी का इलाज करने आया था, वो मुझे अपने बेटे से पूछ के बताना पड़ेगा कि मैं आपसे मैरिज करूँ या नहीं। नहीं, वो अपने बीमारी का इलाज करने आया था या फिर दूसरी बीमारी? वो खुद बीमार हो के चलो ये तो सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि मैंने पहले ही बोला था आपसे कि डॉक्टर जब गुड लुकिंग फिट अच्छा होगा तो ही दूसरों को भी अच्छा बना सकता है। कई सारे ऐसे डॉक्टर है कि खुद क्या तो बोलते हैं कि दांतों का इलाज कर रहे हैं, उनके दांत नहीं है। कई सारे डॉक्टर ऐसे कि फिटनेस के लिए बता रहे हैं, खुद फिट नहीं है। कई सारे डॉक्टर ऐसे हैं कि जिस प्रॉब्लम के लिए बैठे हुए खुद वही प्रॉब्लम लेके बैठे हुए हैं। तो ऐसा हो उन सब चीजों में आप फिट नहीं है तो आप मतलब ठीक हो, जैसे डॉक्टर होना चाहिए। आपको देख के पेशेंट इंस्पायर होके जाएंगे, डिमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मोटिवेट। वो देखो, आप जो चीज किसी को सिखा रहे हो तो पहले खुद आप राइट। मैं ये चीज बहुत मानती हूँ कि जो चीज हम दूसरों को ज्ञान देते हैं वो पहले खुद पे लागू करना चाहिए, और मैं अपने बच्चों को भी मैं यही सिखाती हूँ। मैम जैसे कि आजकल कॉमन बहुत सारे हमारे लाइफ में प्रॉब्लम होते हैं, जैसे एग्जांपल हेडेक हो गया, एसिडिटी हो गया, तो मैं ऐसे बहुत कॉमन सारी चीज़ों के नाम लूँगी। आप बस मुझे उसका एक लाइन में कि इसका क्विक क्या एक्शन कर लेना चाहिए जो तुरंत ठीक हो जाए, रैपिड फायर टाइप, ये मैं पूछूंगी आपसे। तो मेरा पहला है हेडेक। हेडेक के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ये 2 उंगलियां दबाओ। ओके। और उसके बाद सिर्फ यहाँ पे प्रेस करो। ओके। इस मर्मा का नाम होता है शंख मर्मा। आप इसको प्रेस करो और ये उंगलियां प्रेस करो, आपका हेडेक ठीक हो जाएगा। ये वन टाइम ही करना है कि बस आप ऐसे दबा के रखो। कितने देर तक? जितनी देर तक आप दबा सकते हो। और ये करा ऑल्टरनेट ये करना है हेडेक का। ठीक है। नेक्स्ट इज एसिडिटी। सौंफ होती है ना घर पे जी, सौंफ और अजवाइन, उसको दोनों को मिक्स करके चबा चबा के खा लो। ऊपर से गुनगुना पानी मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो नॉर्मल टैप वाटर में। मैम एग्जाम स्ट्रेस का भी बताइए। पुट योर बोथ द फिंगर्स लाइक दिस, जो आपका बिल्कुल हेड का सेंटर है। प्रेस करो छोड़ो, प्रेस करो छोड़ो, 17-18 बार करो। और साथ में ये सेंटर में ये, इसको श्रृंगाटक मर्म बोलते हैं। इसको करो, स्ट्रेस गायब। और आयुर्वेद का एक ट्रीटमेंट होता है शिरोधारा, once in a week go for that. ओके। एंड नेक्स्ट इज पिंपल, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ऑफ द गर्ल्स। इसके बाद एक और है आइस, मुल्तानी मिट्टी। ओके। आप पहले आइस लगा दो उसको, जैसे आपके पास आने से पहले मेरे भी यहाँ पे एक हो गया था। सो व्हाट आई डिड, आइस उससे उसको प्रेस करो, उसको अच्छा कहाँ गया मेरा ही गायब हो गया। सो उस पर करना और बाद में मुल्तानी मिट्टी लगाकर छोड़ दो। इसे इंस्टेंट। ओके। कॉन्स्टिपेशन, रात को सोते हुए दूध में 1 चम्मच घी। ओके। और साथ में अगर घी से कुछ लोगों को अगर नहीं पसंद है तो 1 चम्मच त्रिफला पाउडर गुनगुने पानी में, कॉन्स्टिपेशन गायब। और भी है मेरे साथ में कपालभाति, अगर बच्चे हैं तो अलग बात है, अगर बड़े हैं तो कपालभाति एक्सीलेंट ट्रीटमेंट। अब जैसे कि हम अभी बात करते करते बता रहे थे कि हमारे किचन में ही मसाले में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में बहुत होती है, जिसमें मैं कुछ चीज़ों का नाम लूँगी। आप उसका सुपर पावर और उसका बेनिफिट क्या है वो हमें बताइए। फर्स्ट इज हल्दी, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, गुड फॉर योर कॉम्प्लेक्शन। सौंफ, एंटी एसिड, एंटी फ्लैचुलेंट। अजवाइन, आपकी पेट की गैस को और पेट को दर्द को ठीक करने का इंस्टेंट। तुलसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी कैंसरस। नींबू,
नींबू इज बेसिकली जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं ना जी मिचलाना। अगर किसी को एकदम से नौजिया हो रहा है और बहुत डकारें आ रही हैं तो थोड़ा सा नींबू लेके उसके ऊपर हल्का सा नमक, काला नमक हो तो बहुत अच्छा, उसको आप जैसे चाटेंगे आपका वो जी मिचलाना खत्म और वॉमिटिंग रुक जाएगी। दैट्स इट। That's it. मेरा एक लास्ट क्वेश्चन होगा जो ये है कि एज ए पेरेंट्स, एज ए मदर, बहुत सारे मदर मेरे जैसे होंगी जिनके बच्चे फजी ईटर है और फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते होंगे, मतलब आजकल का जो भी खाना वगैरह बाहर का, जिससे उनके हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। तो ऐसे में हम बच्चों को हेल्दी रखने के लिए कोई सप्लीमेंट या कुछ हमें देना चाहिए? ऐसा आयुर्वेदा में कोई टॉनिक है, जैसे कि मदर को होता है ना कि मैं काश बच्चों को कुछ टॉनिक पिला देती या सो बेसिकली देखो टॉनिक अपनी जगह काम करेगा जी। लेकिन मदर, एज आई सेड, मदर बनना कोई आसान काम बिल्कुल नहीं। सो एज अ मदर आपको उसके पीछे पीछे तो भागना नहीं है ना कि मेरे बच्चे तू ये खा ले, मैं तुझे मोबाइल पे ये स्टोरी दिखाऊंगी। प्लीज ऑल मदर स्टॉप डूइंग इट कि आप बच्चे का इंट्रैक्ट वो मतलब अटेंशन वहां से हटा के फिर वो देखे जा रहा है, आप उसके मुंह में डाले जा रहे हैं, नहीं लगेगा वो खाना। आपका बच्चा कभी भी हेल्दी नहीं हो सकता, कभी भी उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल सकते क्योंकि मन ही नहीं है तो रस भाव नहीं बनेगा उसका। रस धातु पहली धातु होती है जो हमारी बॉडी का फर्स्ट एलिमेंट होता है जो हमें हेल्दी फूड से मिलता है। तो प्लीज ऑल मदर्स स्टॉप फीडिंग योर चिल्ड्रन व्हाइल दे आर वाचिंग टीवी और यू आर जस्ट फीडिंग देम। दिस मदर आल्सो डोंट डू दैट। क्योंकि बच्चे फिर वो बहुत नहीं, आप अपनी एक्सर्शन को मिटाने के लिए उसको गैजेट पे मत डालिए प्लीज, दिस इज वेरी रॉन्ग। ठीक, आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा फास्ट फूड ना खाए तो पहले खुद खाना बंद करो। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा फिजी ड्रिंक ना पिए तो घर में कोक लाना बंद करो, आप पहले बंद करो उसको। अच्छा, मामा को भी बंद करना पड़ेगा? बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। तो नहीं। बच्चा वही खाएगा जो आप खाएंगे, ठीक है? तो आपको पहले करना पड़ेगा। फिर भी आयुर्वेद में एक टॉनिक होता है, उसका नाम होता है अरविंदासव, तो वो आप बच्चे को दे सकते हैं। बट स्टिल आई से कि इट्स ऑलवेज गुड कि आप बच्चे को पहले किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लें। बट जनरली अरविंदासव एक अच्छा ओवरऑल ग्रोथ के लिए, बेस्ट ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। बट मदर को पहले खुद मदर बनना पड़ेगा, उससे तभी वो बच्चों से एक्सपेक्ट इस मामला में मदर बीमार रही है। तो मेरे पास बहुत समय पहले की बात है, एक मदर आई, वो मुझे कहती मेरा बच्चा सिवाय चिप्स के खाता ही कुछ नहीं है, मैं तंग हो गई। तो मैंने बोला चिप्स दिखाए किसने? चिप्स का रास्ता किसने दिखाया? बच्चा तो आपके पास था, आप इसकी परवरिश कर रहे हो। आप चिप्स लाओगे तब तो बच्चा देखेगा, आप खाओगे तो बच्चे को पता है ये चीज खाने वाली है तो वो खाएगा। सो स्टॉप ब्लेमिंग योर किड्स ऑलवेज, फर्स्ट यू हैव टू टेक द ब्लेम ऑन योरसेल्फ। So as a mother, my message, as a doctor, my message, if you really want that your child should be on a healthy way, lifestyle उसका अच्छा हो, उसकी habits अच्छी हो, उसके eating habits अच्छी हो, पहले अपने माउथ को zip up करें क्योंकि ये आपके लिए भी healthy है। That's why called mother and father होते जो first teacher होते हैं बच्चों के। Yes, mother सबसे पहले mother, father secondary है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को आज का ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हेल्थ एक सिर्फ आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि पूरे फैमिली का इन्वेस्टमेंट है। अगर कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जी। अगर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ गए तो मैं मैम को फिर दोबारा इनवाइट करूंगा उसके जवाब देने के लिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल माइक पे इंडिया पॉडकास्ट को। थैंक यू वेरी मच ये पॉडकास्ट देखने के लिए। जल्दी ही मिलते हैं आपके साथ एक न्यू पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग।